everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 19 of 30 days 30 session series जहाँ पर हम लोग इग्नू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Now those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. Okay? Now जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम क्योंकि इस पूरे सीरीज़ का जो पीडीएफ है वो कंपाइल्ड आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा. ठीक है, तो यू गाइज नो द रूल्स. आप लोगों को मुझे आफ्टर सेशन कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए. अच्छा, अभी कुछ सेशंस में ना हम लोग थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे क्योंकि सारे ही एग्जाम में थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इग्नू में से जितना भी थिंकर का पोर्शन है उसको कवर करें. ठीक है, तो अभी जितने भी सेशंस होंगे आने वाले उसमें ज़्यादातर हम लोग थिंकर्स के क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ क्योंकि अब पता है पहले से कि थिंकर कर रहे हैं तो इट्स गुड कि अगर थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके आओ, पढ़ के आओ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेंट्रल क्लेम ऑफ मटीरियलिज्म. इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल पॉइंट है मटीरियलिज्म का. रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट डिपेंड्स अपॉन मैटर, कॉन्शियसनेस शेप्स मटीरियल एग्जिस्टेंस या फिर सुपर नेचुरल फोर्सेस गवर्न रियलिटी. यहाँ पर आपको कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है. कार्ल मार्क्स ने मटीरियलिज्म पे काफ़ी बात की है एंड दैट इज़ वाई दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो और बताओ चैट में कि आंसर क्या होगा. द करेक्ट आंसर इज, those of you who are giving B as correct answer is right. B है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी चीज़ है सब कुछ डिपेंड करता है मैटर पे. ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मटीरियलिज्म. ना एक चीज़ है कि आज की क्लास में अभी हम लोग नोट्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आज की क्लास में मैंने काफ़ी नोट्स इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सको विद नोट्स, क्योंकि बार बार क्लास को देखना पॉसिबल नहीं है. तो नोट्स होते हैं तो आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हो. देखो, according to Marx, the structure and development of society is conditioned by material conditions और economic factors of that society. मार्क्स का कहना है कि किसी भी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो होता है मटेरियल कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे. यानी जब भी इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात की तो इन्होंने फोकस किस पे किया, मटेरियल कंडीशंस पे या इकोनॉमिक फैक्टर्स पे. देखो, द नोशन ऑफ मटीरियलिज्म एज गिवन बाय मार्क्स कैन बी कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद आइडियलिज्म. मटीरियलिज्म का जस्ट अपोजिट एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइडियलिज्म. इट इज गिवन बाय हेगल. ऑलवेज रिमेंबर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मटीरियलिज्म का अपोजिट क्या होगा. मटीरियलिज्म में हम लोग मैटर पे फोकस करते हैं जबकि आइडियलिज्म में हम लोग सिर्फ आइडियाज़ पे फोकस करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग बाईपोलर नेचर का कहते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं. ओके, नाउ वन गिव्स इंपॉर्टेंस टू आइडिया एंड अदर गिव्स इंपॉर्टेंस टू मटीरियल कंडीशंस. ओके, ना यहाँ पर अब आता है मार्क्स का हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. तो अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है. देखो, Marx's general idea about society are known as his theory of historical materialism. Materialism is the basis of his sociological thought because for Marx, material conditions और economic factors affect the structure and development of society. ये चीज़ याद रखो गाइस कि कार्ल मार्क्स ने ना जब भी सोशल स्ट्रक्चर की बात की, जब भी उन्होंने सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात की तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि सब कुछ मटेरियल कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ओके, प्लीज रिमेंबर. His theory is that material conditions essentially comprise technological means of production and human society is formed by forces and relations of production. ये कहते हैं कि हर सोसाइटी में कुछ means of production होते हैं, कुछ forces of production होते हैं और कुछ relations of production होते हैं. Now, जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता क्या होती हैं, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे भी क्वेश्चंस ऐड करूंगी और हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार इसको सर्च करना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी इनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं. ओके, देखो, मार्क्सिस थ्योरी ऑफ सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज हिस्टोरिकल. इट इज हिस्टोरिकल बिकॉज मार्क्स हैज ट्रेस्ड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. हम लोग कुछ स्टेजेस पढ़ते हैं मार्क्स के, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो वो सारे स्टेजेस इन्होंने इसी बेसिस पे बताए हैं कि कैसे मटीरियलिस्टिकली हमारा जो सोसाइटी है वो डेवलप हुआ है. ठीक है, वो स्टेजेस क्या है कोई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको पता है. वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टेजेस वाला. ठीक है, तो कैसे कैसे सोसाइटी डेवलप हुई है
उसके बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स, और वहाँ पर वो फोकस करते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे, यानी उनका जो सारा फोकस है वो इस पे होता है कि सोसाइटी कैसे मटीरियल के बेसिस पे आगे बढ़ी है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, सिंपल, ओके ना। According to Friedrich Engels, the theory of historical materialism was discovered by Karl Marx, but Marx thought it was Friedrich Engels who had conceived the materialist formulation of history independently. So Marx खुद कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे सारा जो क्रेडिट है वो एंगल्स का है, फ्रेडरिक एंगल्स, एंड एंगल्स कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। Now, question number 3. Marx in Capital distinguished three classes related to three sources of income. कार्ल मार्क्स अपनी बुक कैपिटल में तीन क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू थ्री सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि तीन सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड होती हैं ये तीन क्लासेस। अच्छा, यहाँ पर एक गलती है गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम होगा, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, तो हिंदी वाले भी देख लो, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलो ऑप्शंस देखो, ओनर ऑफ सिंपल लेबर पावर, या फिर जिनको हम लोग लेबरर्स कहते हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, लेबर, यानी उनको जो इनकम मिल रही होती है वो लेबर से मिल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओनर्स ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटलिस्ट, जिनका सोर्स ऑफ इनकम होता है प्रॉफिट और लेबर। सो ये भी बिल्कुल सही है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं प्लीज रिमेंबर, उनको जो इनकम मिलती है वो प्रॉफिट या सरप्लस वैल्यू से मिलती है, और जो लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास लैंड होता है उनको ग्राउंड रेंट से इनकम प्रोवाइड होती है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तीन सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे कार्ल मार्क्स तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस की बात करते हैं, लैंड ओनर्स, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इग्नू में मेंशन है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच बुक इज नॉट रिटन बाय गॉफमैन, इसमें से कौन सी बुक है जो गॉफमैन की नहीं है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, अजाइलम, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, या फिर स्टिग्मा। इसमें से कोई एक बुक है जो एर्विंग गॉफमैन की नहीं है ना। 26 थिंकर जो नेट के सिलेबस में है गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स के मैटर में। अगर आप उनके बुक्स एंड ऑथर पढ़ लोगे ना तो CUET PG जैसे एग्जाम में आप बहुत ईजिली बुक्स एंड ऑथर कर लोगे, बट यहाँ पर चैलेंज यही है कि नेट की जो बुक्स एंड ऑथर हैं 26 थिंकर वो ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि हम लोग जितने इन टेस्ट वगैरह में बुक्स करते हैं ना वो गलत मत करना एग्जाम में, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो लोग सी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी गॉफमैन की बुक नहीं है, ये है GH मीड की बुक, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु कॉइन्ड द टर्म इम्प्रेशन मैनेजमेंट, इम्प्रेशन मैनेजमेंट किसका कॉन्सेप्ट है, GH मीड का, एर्विंग गॉफमैन का, कार्ल मार्क्स का, या फिर एमाइल डर्कहाइम का। The correct answer is B. Please remember, impression management is a very famous concept of Erving Goffman. Now, this term is coined by Goffman. क्या होता है ये भी देख लो। Impression management refer to our desire to manipulate others. Impression of us on the front stage. According to Goffman, we use various mechanisms to present ourselves to others through a social setting, appearance and manner of interacting. इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि हम हमेशा जो अगला वाला होता है उसके सामने कुछ इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं, राइट, जिस तरीके से भी हम उसको उससे बात करेंगे, जिस तरीके से हम उसको दिखेंगे, राइट, सो वो सब डिपेंड करता है हमारे इम्प्रेशन मैनेजमेंट पे, हम कैसा चाहते हैं कि अगला हमें देखे, दैट इज आवर इम्प्रेशन मैनेजमेंट। सो अगर बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट का मतलब होगा एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हाउ अदर परसीव यू, यानी अगला आपको कैसे देख रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्रेशन मैनेजमेंट। नाउ ये कॉन्शियसली भी होता है और अनकॉन्शियसली भी होता है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कॉन्शियसली इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कभी कभी हम अनकॉन्शियसली भी ऐसा करते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। अब इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, देखो सेल्फ मॉनिटरिंग इसमें आ सकता है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की चीज़ आ सकती है ना, कैसे हम दूसरे के सामने कॉन्फिडेंट फील करें वो भी आ सकता है। सो ऑल दिस कम्स टू इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6, बर्जर एंड लकमैन कॉइन्ड द टर्म। इसमें से कौन सा है जो बर्जर एंड लकमैन का है? सोशल कंस्ट्रक्शन, डिस्कोर्स, कल्चरल मटीरियलिज्म या फिर एक्सटर्नलाइजेशन। इसमें से एक टर्म है जिसके बारे में बर्जर एंड लकमैन बात करते हैं। सब लोग मुझे चैट में आंसर बताओ क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए। सामाजिक निर्माण के बारे में बर्जर एंड लकमैन बात करते हैं एंड इनकी बहुत फेमस इसके ऊपर बुक भी है जो एग्जाम में आती रहती है, दैट इज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। राइट, एंड दिस बुक केम इन 1966। प्लीज रिमेंबर, कभी कभी क्रोनोलॉजी में भी ऐसे बुक्स आ जाते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और फिर मुझे आंसर बताओ। आइडियल टाइप पे क्वेश्चन है। आइडियल टाइप के बारे में मैक्स वेबर बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर। द करेक्ट आंसर इज, इट इज ए। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। आइडियल टाइप्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय सेलेक्टिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी विच आर कंसीडर्ड एसेंशियल और टिपिकल टू इट। यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उसका हमने एक आइडियल टाइप बनाया है तो हम उसमें उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। Ideal types are formulated first to understand and analyze a particular social phenomena or problem, secondly to avoid confusion or obscurity in the concept used, and thirdly to increase the precision and accuracy of the analysis। तो ये बिल्कुल सही है। आइडियल टाइप्स हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग किसी भी सोशल प्रॉब्लम, सोशल फिनोमिना को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, मैक्स वेबर से एसोसिएटेड है, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 8. According to Max Weber, what is the best administrative form for the rational and efficient pursuit of organizational goal? Now, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में मैक्स वेबर ने बात की थी और ये उसी की डेफिनेशन है जो इन्होंने बताई है कि सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म क्या होता है। फ्यूडलिज्म, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी या फिर ट्रेडिशनल अथॉरिटी। सब लोग इसका आंसर दो चैट में। द करेक्ट आंसर इज ब्यूरोक्रेसी। प्लीज रिमेंबर गाइज, नौकरशाही जिसको हम लोग कहते हैं, सो ब्यूरोक्रेसी को मैक्स वेबर ने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म बताया था। ठीक है, जिसमें हम लोग रैशनली अपना जो गोल है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में अचीव करते हैं। प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। हु टॉक्स अबाउट टोटली एडमिनिस्टर्ड सोसाइटी? टोटली एडमिनिस्टर्ड सोसाइटी के बारे में किसने बात की होगी? वेबर, मार्कस, एमाइल दरखाइम या फिर कार्ल मार्क्स? What will be the correct answer? The correct answer is B, that is Marcus। जिन्होंने मार्कस आंसर दिया है, वेरी गुड। अगर आपको वेबर, दरखाइम, कार्ल मार्क्स इनके बारे में अच्छा खासा आइडिया है तो आप यहाँ पर आराम से उनको एलिमिनेट करके आंसर दे सकते थे। क्या होता है टोटली एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी? लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, द फ्रेज टोटली एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हर्बर्ट मार्कस। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। नाउ हर्बर्ट मार्कस जो हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी को बिलोंग करते हैं। इसी में एक और आते हैं जो कि हैं अडोर्नो, थियोडर अडोर्नो। थियोडर अडोर्नो ने सबसे पहले टोटली एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी की बात की थी एंड आफ्टर दैट हर्बर्ट मार्कस ने इसको डेवलप किया है। तो मोस्टली सारे सोर्सेज में आपको हर्बर्ट मार्कस का ही नाम मिलेगा। ठीक है ना। ही यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब a society where individuals are heavily controlled and manipulated by system। ये एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, कंट्रोल्ड है मास मीडिया से, कस्टमर कल्चर पे, राइट। एसेंशियली लूजिंग देयर ऑटोनॉमी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। यानी हम इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे कि हम कुछ भी क्रिटिकली सोच नहीं पाएंगे। नाउ ही ऑल्सो सेज दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बाय नेचर रिप्रेसिव। ओके, ये कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बाय नेचर रिप्रेसिव है। रिप्रेसिव मतलब क्या होता है? जो आपको हमेशा दबा के रखती है। इन द न्यू टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी डिस्क्राइब्ड बाय मार्कस, बोथ लेबर एंड लीजर आर restructured। He described the mechanisms through which consumer capitalism integrates individual into its world of thought and behavior. Rather than seeing these developments as beneficial, Marcus sees them as a threat
टू ह्यूमन फ्रीडम। ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हो ना, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ को इजी बना रही हैं, डेवलपमेंट का पार्ट है, वो सब मार्कस के हिसाब से हमारी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है। मार्कस डिस्क्राइब्स द कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज टोटली एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी। ये चीज़ याद रखना, आज के टाइम की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मार्कस ने उनको टोटली एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी बताया था। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉल्स नीड क्रिएट करी जाएगी और आप हमेशा उन नीड्स को पूरा करने में लगे रहोगे और आप कभी उनको सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच एरा। इसमें से कौन से एरा में हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है? एंशियंट एरा में, फ्यूडल एरा में, इंडस्ट्रियल एरा या पोस्ट मॉडर्न एरा? वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे इजी क्वेश्चन आपको CUET PG में देखने को मिलेंगे। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो क्वेश्चंस को कर लोगे। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल एरा में होता है। ठीक है ना। एंशियंट एरा में कौन सा होता है? नाउ यू हैव टू टेल मी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के हिसाब से आपको बताना है। तो एंशियंट एरा में हमें क्या देखने को मिलता है? इट इज मास्टर एंड स्लेव, राइट। और कैपिटलिस्ट में वी ऑल नो, कार्ल मार्क्स बताते ही हमें, हैव एंड हैव नॉट। एक होगा वर्किंग क्लास और एक होगा जिसके पास सारा ओनरशिप होगा, राइट। फ्यूडल में ऐसे ही हमें दो क्लासेस देखने को मिलती हैं, लॉर्ड्स एंड सर्व, राइट। और पोस्ट मॉडर्न एरा की बात कार्ल मार्क्स नहीं करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन विच बुक डिड पियर बोर्ड्यू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस। इनमें से कौन सी बुक है जिसमें पियर बोर्ड्यू ने हैबिटस का कॉन्सेप्ट दिया है? डिस्टिंक्शन, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस या फिर द रूल ऑफ आर्ट? इसमें से कौन सा है जिसमें ये अपने कॉन्सेप्ट हैबिटस की बात करते हैं? हैबिटस क्या होता है अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। पहले बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The correct answer is C. It is outline of a theory of practice. Please remember. देखो क्या होता है हैबिटस। एक स्टूडेंट ने बहुत रिसेंटली ग्रुप में भी पूछा था, आई डोंट नो कौन से ग्रुप में, बट पूछा था। हैबिटस इन्होंने इस बुक में दिया है, सबसे पहले तो ये याद रखना, टू एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर इंटरैक्टिंग विद सोसाइटी बेस्ड ऑन देयर सोशल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, इंटरनलाइज नॉर्म्स। देखो, जब भी हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं ना सोसाइटी में, तो वो इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा सोशल बैकग्राउंड कैसा रहा, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा, समझ रहे हो, हमारा इंटरनलाइज नॉर्म्स कैसा है, यानी हमने जो अपने लाइफ से सीखा है, जो नॉर्म्स हमने देखे हैं उनको हमने इंटरनलाइज कर लिया है, तो उसके बेसिस पे हम इंटरैक्शन करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को पियर बोर्ड्यू कहते हैं हमारे हैबिटस का पार्ट। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे एकदम हमारे पर्सनैलिटी का ही पार्ट बन जाती हैं, राइट। सो हैबिटस शेप्स हाउ पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड। यानी आपका जो हैबिटस है उस पर डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्शन विदाउट देम बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ इट। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा हैबिटस है कैसा है, राइट। देखो, सबका चीज़ों को देखने का जो व्यू होता है वो अलग अलग होता है, सबका रिस्पॉन्स अलग होता है हर चीज़ को लेके, राइट। ऐसा क्यों होता है? सो पियर बोर्ड्यू ये कहते हैं कि ये सब हैबिटस की वजह से होता है। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 12. What are the ideal types according to Max Weber? इनमें से कौन सा है जो आइडियल टाइप के बारे में बता रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर? आइडियल टाइप्स आर जनरल टाइप्स, आइडियल टाइप्स आर एवरेज टाइप्स, प्योर टाइप्स या फिर नॉर्मेटिव टाइप्स? इनमें से क्या होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने टॉपिक्स कवर किया है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज सी। मैक्स वेबर खुद कहते हैं कि आइडियल टाइप्स प्योर टाइप्स होते हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इनको बस हम यू कैन से एक मेजरिंग रॉड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है मेजरिंग रॉड। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें कैपिटलिज्म को स्टडी करना है, तो कैपिटलिज्म को स्टडी करने से पहले तुम उसको एक आइडियल टाइप की तरह बना लोगे। दैट मीन्स कैपिटलिज्म एक्चुअल में कैसा होता है, उसके सारे फीचर्स तुम अपने दिमाग में रखोगे, राइट। वो एक प्योर टाइप हो जाएगा। बट जब फील्ड में जाओगे, कैपिटलिज्म पे स्टडी करोगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर सारे फीचर्स उसमें ना दिखें तुम्हें, है ना। तो जो हमने सोचा दैट इज आवर आइडियल टाइप,
जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा हो, ये चीज याद रखना, एग्जाम में आती है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 13. What is the process of transforming charismatic authority into traditional or rational legal authority? तो जब हम charismatic authority को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रेडिशनल और रैशनल लीगल अथॉरिटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेटाइजेशन, रैशनलाइजेशन, लीगलाइजेशन या फिर यूटेनाइजेशन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नौकरशाही, और बाकी के भी देख लो, वेरी हार्ड स्पेलिंग इन हिंदी। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। एक टॉपिक है जो हम लोग वेबर पढ़ते समय पढ़ते हैं जिसका नाम है रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, जिसमें क्या होता है कि जो भी लोग एक अपने करिज्मा, अपने पर्सनैलिटी के बेसिस पे अथॉरिटी के लेवल पे आ जाते हैं, लेट्स से, हाँ ना, उस अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो उसको ट्रेडिशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कि मोदी जी हैं एक करिज्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है। अब लेट्स से कि उन्होंने उसको एक रैशनल लीगल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब अगर उनका जो भी, लेट्स से कि उनका कोई बेटा है, तो इवन आफ्टर ऑफ मोदी जीज डेथ दैट लेगेसी विल बी कंटिन्यूड। योर अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उनका जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी था, नाउ इट हैज बिकम अ रैशनल लीगल अथॉरिटी, और जब उनका बेटा भी वही चीज फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखो, पॉलिटिशियंस के बेसिस पे या इवन ये जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जैसे शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान का एक करिज्मा है, ठीक है, उसकी एक पर्सनैलिटी है, तो उसके बेसिस पे लोग उसको जानते हैं, उनको फेम मिलता है। बट वॉट विल हैपन आफ्टर हिज डेथ? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो उसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स उनका एक नेम है जो उनके बच्चे उसको चलाएंगे। योर अंडरस्टैंडिंग? सो रूटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो अथॉरिटी है वो एक रूटीन की तरह चेंज हो जाती है। सो इसमें क्या होता है कि कैरिज्मेटिक अथॉरिटी रूटिनाइजेशन में आ जाती है, रूटीन में आ जाती है, और धीमे धीमे वो ट्रेडिशनल और रैशनल लीगल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। Now, question number 14. What does use value refer to in Marxist theory? Use value हम क्या समझते हैं Marxist theory में? The price of a commodity in the market, the profit generated from selling a commodity, the utility that a particular commodity fulfills, या फिर the labor required to produce a commodity. What will be the correct answer? The correct answer is, it is C. यूज वैल्यू का मतलब होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग वो यूटिलिटी जो वो कमोडिटी प्रोवाइड कर रही है, फुलफिल कर रही है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर इन दी चैट। मैं चाहती हूँ सब लोग इसका आंसर दो। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ वॉज पब्लिश्ड इन 1947। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ वॉज पब्लिश्ड बाई वेबर। What will be the correct answer? जिन लोगों को थोड़ा भी आइडिया है वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। The correct answer is D. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं गाइस। नाउ यू हैव टू टेल मी कि एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन जो बुक है रिलीजियस लाइफ वो किसकी है और कब आई थी, ठीक है। तो बताना मुझे, दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, ओके। Now, question number 16. What concept did Herbert Marcus introduce by modifying Freudian ideas in advanced industrial society? अभी हम लोगों ने देखा कि मार्कस ने कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे काम किया है। एक और कॉन्सेप्ट है जिस पे ये बात करते हैं जो इन्होंने मॉडिफाई किया है, सिगमंड फ्रूड का आइडिया। तो क्या है वो? रियलिटी प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल, परफॉर्मेंस प्रिंसिपल या फिर सरप्लस रिप्रेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे अनकॉमन से क्वेश्चन अब आने लगे हैं स्पेशली नेट और गेट में, तो मेक श्योर दैट यू स्टडी दीज थिंग्स वेल, ओके। द करेक्ट आंसर हियर इज सी। प्लीज रिमेंबर, परफॉर्मेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं हर्बर्ट मार्कस। क्या है ये परफॉर्मेंस प्रिंसिपल? अभी हम लोग देखते हैं। देखो, हर्बर्ट मार्कस बिलीव्ड दैट इन एडवांस सोसाइटीज पीपल आर कंट्रोल्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर डिजायर। ये कहते हैं कि एडवांस सोसाइटीज़ में हमें अपने डिज़ायर्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। सोसाइटी टीचेज इंडिविजुअल टू वांट ओनली व्हाट दे आर सपोज टू वांट, मेकिंग देम फॉलो रूल्स दैट कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली। ये कहते हैं कि ऐसे रूल्स हमें बताए जाएंगे, हमें फॉलो करवाए जाएंगे जिससे जो सिस्टम है वो आराम से स्मूथली चलता रहे, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्रिएटिविटी एंड पर्सनल फ्रीडम आर लिमिटेड एंड पीपल लिव अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन। हमारा कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं रह जाएगा, हमारा कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जाएगा और हम बस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीते रहेंगे। मार्कस कॉल्स दिस रिप्रेशन।
परफॉर्मेंस प्रिंसिपल। वो कहते हैं यही होता है परफॉर्मेंस प्रिंसिपल, कि हम दूसरों के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस देते रहते हैं और हम कभी भी अपने लिए अपने पर्सनल फ्रीडम के अकॉर्डिंग जी ही नहीं पाते। ओके, नाउ मार्कस आर्ग्यूड दैट सिंस वेस्टर्न सोसाइटीज हैड इवॉल्व्ड बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड सर्वाइवल, they should stop controlling people's desire and allow true freedom and happiness. Now, Marcus argued that since Western society had solved basic needs like food and survival, they should stop controlling people's desire and allow true freedom and happiness. Marcus suggest करते हैं कि जितने भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो हमें बेसिक नीड्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट साथ में उन्हें हमारे डिज़ायर और ट्रू फ्रीडम और हैप्पीनेस को भी फ्री रखना चाहिए, उनको हमें कंट्रोल करना छोड़ना पड़ेगा। ओके, नाउ हिज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस द यूथ मूवमेंट। इनके आइडियाज़ ने यूथ मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, परफॉर्मेंस प्रिंसिपल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बर्ट मार्कस दैट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर डिसिप्लिन्ड इनटू वर्किंग फॉर अदर्स रैदर देन देमसेल्फ। ये कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, वेस्टर्न सोसाइटी, ये क्या करती है कि आप दूसरों के लिए इतने डिसिप्लिन रहते हैं कि आप अपने लिए लाइफ जी ही नहीं पाते। सो आई थिंक ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू दिस, एंड ये सारे आइडियाज़ पढ़ के आई होप आप लोगों को लगता होगा, थोड़ा सा आप लोग सोशोलॉजिस्ट की तरह सोच पाते होंगे, राइट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दिस। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों का भी देखूं कैसे आपका दिमाग चल रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस अपना भी बताना कि क्या लगता है तुम्हें, ये सही बोल रहे हैं या नहीं। इफ़ यू थिंक ही इज़ रॉन्ग देन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों तुम्हें लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके चीज़ों को इंजॉय करके पढ़ना शुरू करो, तभी सोशोलॉजी में मज़ा आएगा, वरना इट विल बिकम रियली बोरिंग फॉर यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, Why is Emile Durkheim considered a social realist? Emile Durkheim को हम लोग social realist क्यों समझते हैं? He believed society is an abstract concept created by individual, या फिर he viewed society as shaped entirely by economic forces. He denied the existence of social fact, या फिर he argued that society exists independently of individual and is sui generis. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज डी, प्लीज रिमेंबर। ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो इंडिपेंडेंट होती है, हमसे सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी से हम है, और सोसाइटी जो है वो हमेशा सुई जनरस होती है, यानी इट वॉज देयर ऑलवेज। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु कॉन्सेप्चुलाइज द आइडिया ऑफ कल्चर इंडस्ट्री? कल्चर इंडस्ट्री किसका है? आई होप माई ऑल फाउंडेशन स्टूडेंट्स नो दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने पढ़ा है कल्चर इंडस्ट्री। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, पियर बॉर्ड्यू, मिशेल फुको, थियोडर अडोर्नो एंड मार्क्स हॉर्खीमर, एंटोनियो ग्रामशी एंड लुई अल्थुजर। नाउ ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने इग्नू सीरीज में भी आप लोगों को पढ़ाया है। सो बताओ मुझे चैट में क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। नाउ दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज कल्चर इंडस्ट्री, तो मैंने थोड़ा सा नोट ऐड किया है बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ सी, कल्चर इंडस्ट्री इज कॉइन्ड बाय थियोडर अडोर्नो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एंड ऑल्सो मैक्स हॉर्खीमर। ठीक है, इट वॉज प्रेजेंटेड एज अ क्रिटिकल वोकैबुलरी इन द चैप्टर द कल्चर इंडस्ट्री इनलाइटनमेंट एज मास डिसिप्शन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है तो ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी ना नेट ऐसे चैप्टर वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है। डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट 1947 इनकी जो बुक है। नाउ दे प्रपोज दैट पॉपुलर कल्चर इज अकीन टू अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड कल्चरल गुड्स। ये कहते हैं कि ये जो पॉपुलर कल्चर है ये एक तरह से फैक्ट्री बन गया है, विच आर यूज टू मैनिपुलेट मास सोसाइटी इनटू पैसिविटी, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जो कल्चर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ इजी प्लेजर ऑफ पॉपुलर कल्चर मेड अवेलेबल मास कम्युनिकेशन मीडिया रेंडर्स पीपल docile and content no matter how difficult their economic circumstances are. The inherent danger of culture industry is the cultivation of false psychological needs. वही सेम चीज़ जो मैंने आपको भी बताई थी कि हमारे दिमाग में ऐसी नीड्स पैदा कर दी गई हैं जो कि एक्चुअली में हमारी नीड्स हैं भी नहीं। ठीक है, तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे और फिर भी आपको ऐसा फील होगा जैसे यू आर लिविंग कंटेंट लाइफ। ठीक है, देखो, Adorno Horkheimer perceived mass produced culture as especially dangerous compared to the more technically and intellectually difficult high arts. In contrast, true psychological needs, freedom, creativity, genuine happiness, ये सब जो है वो चली जा रही हैं और हम बस फॉल्स नीड्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ है जो अभी हम लोगों ने हर्बर्ट मार्कस का पढ़ा था, सेम उसी तरीके का है। बस ये याद रखना कि कल्चर इंडस्ट्री का मतलब है एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने हिसाब से कल्चर को बना रही है।
ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. दो क्लासेस कौन सी हैं जो कार्ल मार्क्स के फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती हैं? कैपिटलिस्ट प्रोलेटेरिएट, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ, bourgeois and petty bourgeois, peasant and industrial worker. What is the correct answer? Very easy question. I think जिनको नहीं भी पता है वो सिर्फ वर्ड देख के भी टिक कर सकते हैं. The correct answer is B. Feudal lords and serf is the correct answer. You all know. Question number 20 and the last question of today's class. According to GH Mead, the me represents what? जीएच मीट के अकॉर्डिंग जो इनका आई और मी का कॉन्सेप्ट है उसमें से मी क्या बताता है? क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी, सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स या फिर द अनकॉन्शियस माइंड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल. यानी हमारा वो पार्ट जो दूसरों से सोशलाइज होता है, इंटरेक्शन करता है, दैट इज आवर मी. देखो, द मी इज कंसीडर्ड द सोशलाइज एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो दूसरों के हिसाब से क्रिएट होता है, जबकि जो हमारा आई होता है दैट रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. द मी रिप्रेजेंट्स लर्नड बिहेवियर, यानी जो हम लोग सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं. ओके, दैट इज आवर मी, प्लीज रिमेंबर. और जो आई होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर फेज ऑफ सेल्फ, यानी हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर फेज हमारा आई होता है, पर जो हमारा मी होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है. तो ये चीज़ें याद रखना गाइस, दे आर जस्ट फैक्ट्स, एग्जाम में आएंगी, तो प्लीज़ इसका एक छोटा नोट बना लो और याद रखना, ठीक है? वैसे तो पीडीएफ मैं तुम लोगों को दूंगी तो वहाँ पे भी रिवाइज कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू लाइक टुडेज क्लास. इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग देख सकते हो, बहुत सारा कंटेंट है जो अब इस चैनल पे आता रहेगा रेगुलरली. ओके, ये है टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो जो तुम चाहते हो मैं पढ़ाऊँ, तो मुझे यहाँ पर बता सकते हो, और मुझसे बात करनी हो तो भी मुझसे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज़ द ऐप दैट यू शुड डाउनलोड. यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम्हें सोशियोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दिस ऐप. सो कल मिलते हैं. बाय बाय, कीप लर्निंग.